हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी वन शॉट कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। और जिस चैप्टर को आज हम कवर करेंगे वो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड चैप्टर है। पूरी इंडियन इकोनॉमी का सबसे इग्नोर्ड चैप्टर अगर कोई है तो वो है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा इस चैप्टर को बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन इस चैप्टर से सीबीएसई बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है। पिछले कुछ सालों में करंट अफेयर्स से बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस चैप्टर को मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में ही कवर किया है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर का तो कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो देखो, मैं एनसीईआरटी के मैक्सिमम जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आने लायक क्वेश्चंस हैं, उन सभी को कवर करवाऊंगा इस वीडियो में। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। बेटा वो घिसा पिटा क्वेश्चन है, पर क्या हो जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो एनवायरनमेंट के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। तो एनवायरनमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं बेटा, कि एनवायरनमेंट क्या करता है, रिसोर्सेज को सप्लाई करता है। रिसोर्सेज को सप्लाई करने का मतलब हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी देता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट एसिमिलेट्स वेस्ट। जो भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं वो एनवायरनमेंट क्या करता है, एसिमिलेट करता है, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन परफॉर्म करता है। इट सस्टेन्स लाइफ को सस्टेन करने में एनवायरनमेंट हमारी मदद करता है। बहुत तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, बहुत तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि हम लाइफ सस्टेन कर पाएँ। और फोर्थ है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी। मतलब कि एनवायरनमेंट क्या करता है, हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं बेटा एनवायरनमेंट में, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, है ना। तो इस तरीके की एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये भी एक फंक्शन है एनवायरनमेंट का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बेटा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग कैपेसिटी। बेटा कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि एनवायरनमेंट अपने रिसोर्सेस को फ्यूचर जनरेशन के लिए कैरी कर पाएगा या नहीं। तो कब कैरी कर पाएगा बेटा, जब उसके रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन कम होगा, किससे, उसके जनरेशन से। मतलब जितनी तेज़ी से एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, उतनी तेज़ी से रीजनरेशन नहीं हो पा रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये रिसोर्सेज अगली जनरेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। कब पहुंच पाएंगे, कब कैरी कर पाएंगे, जब हम रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन धीरे करें और उनका रीजनरेशन ज़्यादा हो, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी के लिए क्या चीज़, कि रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी लेस देन रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन, रीजनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा हमारा, राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड एफ्लुएंट कंजप्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड हैव प्लेस्ड अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन द एनवायरनमेंट। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें जो कंजप्शन का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, कि पॉपुलेशन राइज हो रही है। तो पॉपुलेशन राइज हो रही है तो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और रिसोर्सेस का इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन के बढ़ने से डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है और जो रिसोर्सेज हैं एनवायरनमेंट में उनका बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इस वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ में कंजप्शन स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। मतलब बेटा पहले क्या होता था कि अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो उनके बीच में एक व्हीकल होता था। अब क्या है, अगर 4 लोग हैं तो चारों को अलग अलग व्हीकल चाहिए, ठीक है। और 4 कमरे हैं तो चारों में अलग अलग एसी चाहिए, ठीक है। तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, व्हीकल्स का यूज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस
आ रहा है। ठीक है, समझ गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई, जस्टिफाई, है ना, इसको जस्टिफाई करना है अपने को कि एनवायरमेंटल के जो इम्पैक्ट हैं उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कैसे कैसे बोलेंगे बेटा कि बेटा होता क्या है कि आप इंडस्ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट को जितने भी चीज़ों से हार्म हो रहा है वो तो कर रहे हो, इंडस्ट्रीज़ डाल रहे हो, रिवर्स को पॉल्यूट कर रहे हो, एयर पॉल्यूट हो रही है, लेकिन इनकी वजह से जो आपको कॉस्ट उठाना पड़ेगी वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको, ऐसे समझते हैं बेटा, डिक्लाइन इन द एयर एंड वाटर क्वालिटी, एयर और वाटर क्वालिटी में डिक्लाइन होने की वजह से जो इनसे होने वाली बीमारियां हैं, इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड एयरबॉर्न डिसीजेस, ठीक है, एयर और वाटर क्वालिटी में गिरावट से, ठीक है, इनकी वजह से होने वाली बीमारियां दिन पे दिन क्या होती हैं, बढ़ती जा रही हैं। और बीमारियां बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है, हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है, हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ठीक है, आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो, लेकिन उससे होने वाला खर्चा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी क्या है, हाई है। सेकंड पॉइंट समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन की वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ रहा है, अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को बढ़ाना पड़ रहा है। मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है अपने देश को सही एनवायरनमेंट देने के लिए, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है ताकि एनवायरनमेंट सही रहे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई। ठीक है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है बेटा इसी से रिलेटेड, करेक्शन फॉर एनवायरमेंटल डैमेजेस इन्वॉल्व्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लेन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा और आ सकता है ना, इस बार आ सकता है ये क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि जो भी एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, अगर आप उसको सुधारते भी हो, ठीक है, तो भी उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं पहले, उसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा करंट सिचुएशन से। रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट्स यूज्ड टू एड्रेस दीज इश्यूज, मतलब जो भी एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है उनको सुधारने के लिए जो रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, वो कहीं और भी यूज़ हो सकते हैं, कुड हैव बिन अलोकेटेड एल्सवेयर। बेटा जैसे अभी दिल्ली में यमुना बहुत गंदी है, ठीक है, यमुना नदी की हालत बहुत बुरी है, उसको नाले का दर्जा दे दिया गया है। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद उसमें बहुत तेज़ी से सफाई चल रही है, तो सफाई चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को वहाँ पे एलोकेट किया गया, लेकिन अगर वो गंदी नहीं होती तो जो रिसोर्सेज और जो पैसा वहाँ पे लगा है यमुना की सफाई में, वो कहीं और यूज़ हो सकता था। ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो। ठीक है बेटा, आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अकाउंट फॉर द करंट एनवायरमेंटल क्राइसिस। सप्लाई और डिमांड में जो रिवर्सल हुआ है पैटर्न में, उसको बताना है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द करंट एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, चलो समझते हैं बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन। इन द अर्लियर डेज ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब जब सिविलाइजेशन के अर्ली डेज थे, या 50 60 70 साल पहले की बात कर लो, सिविलाइजेशन के अर्ली डेज मतलब जब सिविलाइजेशन हुआ तब की बात नहीं हो रही है, कुछ सालों पहले की बात हो रही है ना, 80 90 100 साल पहले की बात हो रही है, कि उस टाइम पे क्या था बेटा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी। अब पॉपुलेशन कम थी तो डिमांड ऑफ रिसोर्सेज क्या था, कम था, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा था। हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे और उनकी डिमांड क्या थी, कम थी। तो पहले डिमांड कम थी और सप्लाई ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब
पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो गुड्स की डिमांड है, गुड्स की डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब गुड्स की डिमांड बढ़ गई तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। बेटा अगर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो गुड्स की डिमांड बढ़ने की वजह से लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब क्या है, गुड्स ज़्यादा बिक रहे हैं तो उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से रिसोर्सेज का इंटेंसिव और एक्सटेंसिव यूज़ होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन होने लगा, जिस वजह से आज क्या सिचुएशन है कि हमारे रिसोर्सेज की डिमांड क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, और हमारे जो रिसोर्सेज की सप्लाई है वो कम हो गई है। तो पहले क्या था, डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी। अब क्या हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है और सप्लाई कम हो गई है। इसे कहते हैं सप्लाई डिमांड रिवर्सल, और ये ऐसे बनता है कारण फॉर द करंट एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, India's environmental problems pose a dichotomy. They are poverty induced and at the same time due to affluence in living standard. Is this true? बेटा अगर मैं एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट करूं, ठीक है, कि जो 19 मार्च के पेपर में आएगा वो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये लिख लो आप, ये 100% आपको 19 मार्च के पेपर में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, कि इंडिया का जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ना, इंडिया का जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो दोनों वजहों से है, कि जो लोग गरीब हैं वो भी एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, एनवायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, और जो लोग अमीर हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। बेटा इसमें क्या देखेंगे, देखो जो पॉवर्टी इंड्यूस्ड है ना, जो गरीबी की वजह से एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि उनके पास खाना बनाने के लिए एलपीजी नहीं है, सिलेंडर्स नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और उनसे फिर वो खाना बना रहे हैं। ठीक है, उनके पास कपड़े वगैरह धोने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, रिवर्स में जाके कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, तो वो इस तरीके से, अगर वो गरीबी की वजह से कैसे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन, और जो रिवर्स हैं हमारी वो पॉल्यूट हो रही हैं। अब लिविंग स्टैंडर्ड, एफ्लुएंस लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, एयर कंडीशनर, एसीज, रेफ्रिजरेटर और व्हीकल्स, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो उनका कंफर्ट जोन एक अलग लेवल पे जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उनका कंजप्शन स्टैंडर्ड भी अप जा रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और ये देख लेना, 100% गारंटी है मेरी कि 19 मार्च को, परसों जो पेपर है आपका, उसमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी इन द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा इंटरजनरेशनल इक्विटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंटरजनरेशनल इक्विटी का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। इंटरजनरेशनल इक्विटी का मतलब, इट एम्फेसाइज ऑन जस्टिस इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपॉर्चुनिटी एक्सेस अक्रॉस जनरेशन। बेटा दो कीवर्ड है इसके अंदर, जस्टिस इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपॉर्चुनिटी एक्सेस अक्रॉस जनरेशन। मतलब इंटरजनरेशनल इक्विटी, दो जनरेशन के बीच में बराबरी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं जितनी अमाउंट में, उतने ही अगली जनरेशन को भी मिले, ये बराबरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जनरेशन इतना एक्सटेंसिव यूज़ कर ले कि अगली जनरेशन तक वो रिसोर्सेज नहीं पहुँचें। सेकंड, अपॉर्चुनिटी एक्सेस अक्रॉस जनरेशन, मतलब कि उनको भी उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उनके पास भी वो अपॉर्चुनिटीज़
पहुंचना चाहिए। तो ये दो कीवर्ड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही इस चैप्टर में कवर किया है कि अगर आपने इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ ये वीडियो देख लो, आपके 19 मार्च के पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है, आप आराम से नंबर ले आओगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट। सेकेंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? टू मीट द नीड्स ऑफ टुडेज जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, कि हमें अपनी नीड्स का अपनी नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल तो करना है, पर ऐसा नहीं करना है कि हमारी अगली जनरेशन तक वो रिसोर्सेज नहीं पहुँचें, ठीक है। नेक्स्ट, गिव टू इंस्टेंसेस ऑफ ओवर यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड मिस यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। हमें बताना है कि ओवर यूज़ के कोई एग्जाम्पल और मिस यूज़ के एग्जाम्पल। तो ओवर यूज़ के क्या लिख सकते हैं? ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। बेटा होता क्या है कि खेतों में पानी देने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसे क्या बोल सकते हैं? ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। और क्या हो सकता है? एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन। बेटा थोड़ा बहुत पेड़ काट रहे हो आप, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट रहे हो, ठीक है, लेकिन बहुत बल्क में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन भी किसका एग्जाम्पल है? ओवर यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट, मिसयूज़ में क्या लिख सकते हैं? यूज़ ऑफ रिवर्स टू डिस्चार्ज द वेस्ट। बेटा इंडस्ट्रीज़ है ना, अभी मैंने यमुना का एग्जाम्पल दिया कि यमुना बहुत गंदी हो गई। कैसे हो गई? कि जितनी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं दिल्ली और आसपास के रीजन में, वो जाके कहाँ पे मिल जाते हैं? यमुना में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? रिवर्स पॉल्यूट हो रही है। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का, ठीक है, कि रिवर्स क्या है? हमारी रिसोर्सेज हैं जिसका हम लोग मिस यूज़ कर रहे हैं। कैसे? कि उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को मिला के, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ वुड फॉर कुकिंग फूड। मतलब हम वुड्स का यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं फूड को कुक करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला है बेटा एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरियाज़। मतलब हमने अभी देखा कि गांव में क्या कर रहे हैं? लकड़ी जला के, है ना, इस तरीके से वो खाना बना रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? कि उनको एलपीजी सिलेंडर और गोबर गैस प्लांट में मदद करके, गोबर गैस प्लांट को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडाइज लोन भी देना चाहिए। तो एलपीजी और गोबर गैस इन रूरल एरियाज़ को प्रमोट करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सेकंड, विंड पावर। विंड पावर का यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पे जो विंड की स्पीड है वो ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे विंड पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम लोग विंड पावर का यूज़ कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, सीएनजी इन अर्बन एरियाज़, क्लीनर फ्यूल। बेटा जैसे दिल्ली और बड़े बड़े जो शहर हैं, है ना, यहाँ पे आप ऑटोज़, है ना, कार्स, बाइक्स, ये कौन से फ्यूल से चलती हुई देखोगे? सीएनजी से। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है, मतलब इससे पॉल्यूशन कम होता है, ठीक है। तो पॉल्यूशन कम होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीएनजी इन अर्बन एरियाज़। नेक्स्ट, सोलर पावर। बेटा इंडिया क्या है? एक सोलार रिच कंट्री है, मतलब हमें सन की रेज मैक्सिमम ईयर, मतलब 8 से 9 महीने हमारे देश में पर्याप्त सूर्य की रोशनी मिलती है हमको, है ना, बहुत अच्छे से हमको सूर्य की रोशनी मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं? सोलर पावर का यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बड़ी मात्रा में हो भी रहा है कि, है ना, सरकार हमारी क्या कर रही है कि सोलर पावर को बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रही है, प्रमोट कर रही है बाय गिविंग सब्सिडाइज लोन ऑन सोलर पैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट, मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स कहाँ पे लगा सकते हैं बेटा? मिनी हाइडल प्लांट्स लगा सकते हैं अपन जैसे जो हिली एरियाज़ हैं, जैसे माउंटेनस रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, जो रिवर्स हैं
वो रिवर्स कंटिन्यूसली स्ट्रीम में 12 महीने बहती हैं, है ना। छोटी छोटी स्ट्रीम्स रहती हैं जो 12 महीने कंटिन्यूएशन में फ्लो करती हैं। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिनी हाइडल प्लांट्स लगा सकते हैं उनके फ्लो के बीच में, ताकि जब वो फुल फ्लो होके निकलें तो टरबाइंस घूमें और टरबाइंस के घूमने से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बायो कंपोस्टिंग। बायो कंपोस्टिंग क्या होता है बेटा, कि अभी पिछले कुछ सालों से स्पेशली आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हम बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लग गए हैं टू इंक्रीज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम लोग हमारी पुरानी चीज़ों को भूल गए, बायो कंपोस्टिंग, ग्रीन मैन्योर, ठीक है। तो हम लोग उसको भी इनकरेज कर सकते हैं फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगेन, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। बेटा इस पे क्वेश्चन आया था सीबीएसई का कि इंडिया अपने ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस से ड्रिफ्ट अवे हो गया है, दूर हो गया है, और इसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंडिया में। तो ये बात बिल्कुल सच है, ये एक रीसेंट फिनोमिना है, मतलब ये अभी अभी में होने लगा है, ठीक है। तो if we look back at our agriculture, healthcare and housing etc system, मतलब अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और हाउसिंग सिस्टम कैसा था, तो वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली था। जैसे एग्रीकल्चर में हम क्या करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे विदाउट एनी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, तो वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता था। ये ग्रीन मैन्योर से फार्मिंग होती थी, तो उसकी वजह से सॉइल को भी बहुत अच्छे, सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहती थी, मेंटेन रहती थी। हेल्थ केयर में हम लोग क्या करते थे, आयुर्वेद पद्धति से, यूनानी, तिब्बतन और फॉक सिस्टम से इलाज करते थे। आजकल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्नाइज तरीका अपना रहे हैं, जो है सिंथेटिक मेडिसिन का यूज़ करते हुए किसी भी बीमारी का इलाज करना। पहले हम ऐसा नहीं करते थे, पहले हम लोग इन पद्धति का यूज़ करके और इलाज करते थे, और ये पद्धति जो होती थी, है ना, ये क्या होती थी, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती थी। चलो नेक्स्ट, हाँ, हाउसेस कैसे होते थे हमारे, मड हाउसेस होते थे। अब मड हाउसेस कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बेटा मड हाउसेस की एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो सर्दियों में अपने आप टेम्परेचर मेंटेन करके गर्म रहते हैं, और गर्मियों में भी वो अपने आप टेम्परेचर मेंटेन करके ठंडे रहते हैं। तो आपको एसी और कूलर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, इसलिए ये क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। चलो नेक्स्ट, आयुष। बेटा ये लास्ट ईयर सीबीएसई ने पूछ लिया था सरप्राइजिंगली, ठीक है। आयुष एक स्कीम चला रखी है हमारी गवर्नमेंट ने टू प्रमोट एंशंट इंडियन मेडिसिन थेरेपी काइंड ऑफ, मतलब जो एंशंट इंडियन मेडिकल सिस्टम था उसको प्रमोट और एनकरेज करने के लिए ये एक स्कीम चला रखी है। इसका फुल फॉर्म है, ए से आयुष, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। बेटा ये सारे क्या हैं, हमारे एंशियंट मेडिकल सिस्टम हैं जो आज भी रेलिवेंट हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जड़ी बूटियाँ और ये सारी चीज़ें हैं, बायोटिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका यूज़ करके आज भी आप कई प्रोडक्ट्स में देखते होगे कि अब हर्बल चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो हर्बल चीज़ें यूज़ करना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, है ना, मोदी जी ने क्या स्कीम चलाई है, आयुष भारत, मतलब आयुष्मान भारत नहीं, आयुष स्कीम चला रखी है, ठीक है, फुल फॉर्म ये है। चलो नेक्स्ट, अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। बेटा इंडिया में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी हैं, किस लिए हैं, ध्यान से समझो। क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, सब्जेक्टिव आ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बेटा इंडिया में दो बहुत मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न है, दो बहुत बड़े एनवायरमेंटल कंसर्न हैं, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इन दो पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किन दो पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, वाटर और एयर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए कौन सा पॉल्यूशन बोर्ड सेटअप किया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कब सेटअप किया, 1974, और जिसके बाद अलग अलग स्टेट के भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किए गए। क्या काम करते हैं बेटा ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दे इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन। मतलब
ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर डिसेमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। बेटा ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान से सुनना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि जो अर्थ का लोअर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्यों इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्यों होती है, क्यों इसका इमिशन बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना। फॉसिल फ्यूल्स जो कोल, पेट्रोलियम ये सब यूज़ कर रहे हो ना आप, तो ये जब बर्न होते हैं तो कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करते हैं, एमिशन करते हैं, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी होती है बेटा। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। बेटा याद रखना कंपलसरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओजोन डिप्लीशन, जैसे ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ओजोन डिप्लीशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओजोन डिप्लीशन क्या है, फिनोमिना ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर। बेटा ओजोन एक लेयर है जो हमें सन की हार्मफुल रेस से बचाती है, तो उसका जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स। क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड्स बहुत भारी मात्रा में एटमॉस्फेयर में घुल रहे हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इसकी वजह से ओजोन कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और ओजोन डिप्लीशन को लेके इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा अलाइंस चल रहा है, कौन सी चीज़ें चल रही है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन आ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ, तो एसोसिएटेड विथ किससे, ओजोन डिप्लीशन से। ठीक है, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है ब्रुटलैंड कमीशन। स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने ब्रुटलैंड कमीशन की। अब ब्रुटलैंड कमीशन क्यों है, ब्रुटलैंड कमीशन क्या है, इट एम्फेसाइजिंग ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रुटलैंड कमीशन क्या कर रहा है, ज़्यादा जोर दे रहा है। ठीक है बेटा, ये था आपके लिए एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।